So, hello all the viewers of Homeo Health Clinic, Homeo Health by Dr. Varsha channel, and आज हम फिर एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आए हैं। यूनिक क्योंकि हम सब ने होम्योपैथिक के बारे में बहुत कुछ सुना है, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एन प्रोफेसर, बीइंग एन प्रैक्टिशनर और इवन अ पेशेंट ऑफ होम्योपैथी। और जो होम्योपैथिक को फॉलो करते हैं सभी को ये पता है कि होम्योपैथिक ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही सेफ, जेंटल, फास्ट एक्टिंग रेमेडीज होती है। लेकिन आज हम ऐसे स्पीकर के साथ आए हैं जिन्होंने कुछ अलग करके बताया है। अलग इन द सेंस कि हमने हमेशा ह्यूमन बींग्स पे उसके एक्शंस बहुत अच्छे से समझे हैं। हमारे जो बुक्स है उसमें भी उसके बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम उसको अप्लाई करते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं और हम उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम जो स्पीकर के साथ आए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल इस प्रोजेक्ट में डाला है, जिसमें उन्होंने होम्योपैथिक में ऐसा काम करके दिखाया है कि एग्रीकल्चर और प्लांट्स में होम्योपैथिक का क्या रोल है। और वो रोल इस हद तक बताया गया है कि उनके मैंने वीडियोस देखे थे एंड आई गॉट इम्प्रेस्ड विद द वीडियोस एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम टू माय चैनल। कि उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि एक विदाउट होम्योपैथिक मेडिसिन एक प्लांट्स को वो ग्रो करते हैं और विथ होम्योपैथिक मेडिसिन वो ग्रो करते हैं, और दोनों के जो रिजल्ट्स में वेरिएशन आते हैं वो भी वो अपने स्क्रीन पे शो करते हैं। तो दैट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से होम्योपैथिक के रिजल्ट्स आपके प्लांट्स को, आपके एग्रीकल्चर को विदाउट केमिकल्स भी ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। हमें सबको पता है कि सॉइल की क्वालिटी, थोड़े टाइम पहले मैंने सॉइल पे पूरा का पूरा सेशन लिया था कि सॉइल की क्वालिटी डैमेज होने लगी है। तो उसी बेस पे एग्रो होम्योपैथिक कैन हेल्प टू इम्प्रोवाइज योर सॉइल क्वालिटी। तो अगर सदगुरु जी हमारा चैनल अगर फॉलो करते हैं तो प्लीज आप होम्योपैथिक को भी एक चांस जरूर दीजिएगा सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो यही हमको समझाएंगे कि एग्रो होम्योपैथिक वो किस तरीके से एग्रो होम्यो तक पहुंचे हैं, इसके बेसिस पे उनको क्या फायदे मिले हैं, उन्होंने अपने गार्डनिंग में इसका क्या रिजल्ट्स देखा है। और हम एज अ कॉमन मैन अपने अगर गार्डन टेरेस के हमको शौक है या बालकनी में हमने अपने प्लांट्स किए हैं तो अगर वो ठीक से ग्रो नहीं हो रहे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, होम्योपैथिक किस तरीके से यूज करते हैं ताकि हम अपने प्लांट्स को भी इतना ही हेल्दी रख सके जितना हम अपने आप को रखते हैं। सो टुडे वी आर welcoming a special guest on our channel from Madhya Pradesh, and his name is Dr. Vaibhav Jain. So speaking about him, Vaibhav sir is an BHMS. Basically, obviously, he is an homeopath, but worked a lot with this topic. ऐसा नहीं है कि वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, होम्योपैथिक भी उतना ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक के साथ उन्होंने अपने जिंदगी के 8 साल सिर्फ इसी बेसिस पे निकाले हैं कि होम्योपैथिक को किस तरीके से हम दूसरे फील्ड्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्होंने अपना पीएचडी किया है बायोजेनेटिक्स पे, उन्होंने डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर भी किया है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रमली उन्होंने सारे फील्ड्स एक्सप्लोर किए हुए हैं। ओके, सो ही इज एन आर्टिस्ट बाय नेचर, बाय प्रोफेशन ही इज एन डॉक्टर। वो होम्योपैथिक भी प्रैक्टिस करते हैं और गार्डनिंग में भी अपना शौक दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 8 साल जिंदगी के उन्होंने इस रिसर्च वर्क में डाल दिया है कि कैसे हम होम्योपैथिक से स्मॉल और लार्जर स्केल पे कमर्शियली एंड नॉन कमर्शियली हम प्लांट्स एग्रीकल्चर को हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा उनका एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है एग्रो होम्योपैथी। आप चाहते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम से उसको फॉलो कर रही हूँ और काफी सारे टिप्स मुझे उससे मिले हैं अपने गार्डनिंग में हेल्प करने के लिए। स्पीकिंग अबाउट मी, आई एम वेरी क्रेजी अबाउट प्लांट्स। तो मुझे जो भी प्लांट्स के रिलेटेडली होता है मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, वहीं से मुझे सर के कॉन्टेक्ट मिले थे। Okay, he is also helping for the conventional method as well as organic farming on larger and smaller scale to the farmers, as well as now he is going, recently I've seen he is one of the picture where he is actually helping to the government as well. उसके अलावा वो he is very very dedicated to his own gardening. उन्हें खुद अपना घर पे बहुत अच्छा गार्डन बनाया है। सर मैंने आपको बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं एंड आई एम वेरी फैन ऑफ दैट। उसके अलावा he has created a lot of awareness about homeopathy in general, about agriculture as well as the human being practicing. So I welcome you, sir, on my channel. Dr. Vaibhav, sir, can you listen me? Thank you, Dr. Varsha. Yes. Thank you so much for having me here in your platform. You are doing wonderful job. Thank you so much, sir.
I saw your last few videos. आपने बहुत अच्छे इंटरव्यूज किए लोगों के और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन से एक क्राउड को, एक बड़े क्राउड को आप पहुंचा रही हैं. सो congratulating you for such a wonderful work. थैंक यू सो मच सर. एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू. रिसेंटली आई हैव सीन कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रोजेक्ट मिला है होम्योपैथिक एंड एग्रीकल्चर का, जो आपने कॉम्बिनेशन किया है उसके ऊपर. आई थिंक सो वो उसी बेसिस पे था. और यस, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी फॉर दिस कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे और अलग अलग स्केल पे काम करने का मौका मिलेगा. ये पहले तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज एग्रो होम्योपैथी क्या होता है, अगर आप ब्रीफ में थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज है. आई थिंक ऐसी कोई बुकलेट्स भी हमें नहीं अवेलेबल है कि एग्रीकल्चर और होम्योपैथी, बहुत कम लोग ही एग्रीकल्चर में होम्योपैथी का यूज करते हैं. मैंने सुना है, इवन आई हैव सीन डॉक्टर आदिल सर टू प्रैक्टिस on some of the skill, but not on that way you are practicing. So can you please elaborate the topic agro homeopathic to the viewers? Sure, for sure. Agro homeopathy basically एक स्पेसिफिक ब्रांच है होम्योपैथी का, जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन को एग्रीकल्चर यूज में लेते हैं टू ग्रो a small plant और from starting from seed. हम एक सीड की ग्रोथ से लेके एक प्लांट की कंप्लीट हेल्थ तक उसको मेंटेन कर सकते हैं. जी. तो वो एक पूरा जो एक प्रोसेस होता है उसको हम एग्रो होम्योपैथी में कंसीडर करते हैं. हम किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड और एनीथिंग जो केमिकली बेस्ड हो वो हम नहीं यूज करते हैं. सो इट्स अ प्योर होम्योपैथी फॉर एग्रीकल्चर. ओके. सो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि आप इस फील्ड तक कैसे पहुंचे, आपके दिमाग में ये चीज कैसे आई, जो मतलब यूजुअली कोई भी होम्योपैथ होगा, होम्योपैथिक करेंगे, सबने होम्योपैथिक में ह्यूमन बींग्स पे रिजल्ट देखे हैं और उनके पास ये लिटरेचर भी अवेलेबल है. ठीक है, बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, शायद उसमें से हमने 20% भी नहीं पढ़ा होगा. तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है कि ठीक है, हम मतलब इसमें ह्यूमन बींग्स में इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसमें रिजल्ट्स ले सकते हैं. तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी तक बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है. तो आपके दिमाग में 8 साल पहले ऐसा क्या आया कि आपने ये फील्ड चूज किया और इसमें इतना एक्सप्लोरेशन किया? मैं होम्योपैथ होने के पहले एक गार्डनिंग का शौकीन हूँ. और जैसे आपने अपना बताया कि आपको गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है. सो फ्रॉम चाइल्डहुड मैं गार्डनिंग करता आया हूँ. और मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और इन लोगों से मैं बहुत इन सब चीज़ों के बारे में सीखा हूँ. तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे, ही इज ऑल्सो अ प्रैक्टिशनर, ही इज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर. सो वो अपनी औषधियाँ और जितनी भी हर्ब्स बनती थी उनके पास, वो सारी वो खुद जाके और कलेक्ट करते थे जंगलों में जाके. तो तब से मैं ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करता आ रहा हूँ, बहुत माइन्यूटली प्लांट्स को देखता आ रहा हूँ. सो इंटरेस्ट तो पहले से ही था. बट हाँ, डेफिनेटली एग्रो होम्योपैथी में आने का जो एक पाथ डेवलप हुआ, वो हुआ मेरे पीएचडी थीसिस के टाइम. मेरा पीएचडी रिसर्च जब चल रहा था, so I was actually working on that Jatropha plant. I know that is known as रतनजोत, हम उसको हिंदू में बोलते हैं जी. तो जेट्रोफा प्लांट से बायोडीजल बनता है, ये सभी को पता है. तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था CSIR भावनगर में मैं कर रहा था. और बेसिकली मेरा काम था बायोडीजल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जेट्रोफा के प्लांट में जेनेटिकली चेंज करना, उसके अमीनो एसिड्स की चेन को चेंज करना था. सो जेट्रोफा प्लांट की 7 वैरायटीज होती है जो अलग अलग कंट्रीज में है. इंडिया में एक ही वैरायटी होती है उसकी. तो हमें उन 6 वैरायटीज के स्पेसिफिक कुछ जीन्स को कलेक्ट करके इंडियन वैरायटी में उसको म्यूटेंट करना था जी. तो दैट इज होल वर्क ऑफ मी ड्यूरिंग माय पीएचडी. सो उस समय मेरे सामने एक कंडीशन आई थी. मुझे एक लैंड दिया गया था टू ग्रो जेट्रोफा, एंड विच इज बंजर जमीन था पूरा. आपको पता है गुजरात में काफी बंजर जमीन है, और उस बेल्ट में स्पेसिफिक. तो वहां पे मुझे जेट्रोफा प्लांट को ग्रो करना था. और अगर मैं किसी केमिकल का यूज कर रहा था तो वहां पे
मेरे अमीनो एसिड चेंज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे उस केमिकल बेस्ड चीजों के कारण। तो मैं बहुत सारी चीजों को सर्च कर रहा था कि कोई केमिकल फ्री अगर मुझे ऐसे सोर्सेस मिलते हैं जिनसे मैं अपने जेट्रोफा प्लांट को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। जी तो मैं उस रिसर्च में काफी स्टडी किया और आई गॉट टू नो अबाउट दिस एग्रो होम्योपैथी। तब मुझे पहली बार पता चला कि होम्योपैथी से भी एग्रीकल्चर किया जाता है। जी अ, अ, सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि 1986 में सबसे पहली बार मिस्टर कविराज है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्रो होम्योपैथी होम्योपैथी मेडिसिन को यूज किया था। उन्होंने पहली बार 1986 में आई थिंक स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए होम्योपैथी मेडिसिन यूज किया था और विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उन्होंने जी बहुत अच्छी ग्रोथ अपने इस प्लांट में ली थी। तो वहां से सक्सेसफुली उन्होंने एग्रो होम्योपैथी एक्सपेरिमेंट्स को शुरू किया और उनके काफी सारे लिटरेचर अवेलेबल है। तो मैंने जब मुझे पता चला कि केमिकल फ्री फॉर्म में वो ये सब चीजें कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट, तो मैंने थोड़ा और उसको पता किया और पढ़ा उसके बारे में। उनके काफी सारे एडिशन है, उनके रिसर्च पेपर्स हैं। तो वो सब पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जेट्रोफा में ग्रोथ में मैंने वो सब चीजें यूज किया और यार वंडरफुल रिजल्ट। मुझे मेरे पीएचडी कंप्लीट करने के लिए होम्योपैथी का बहुत बड़ा एक पार्ट था मेरे पास। मैंने उसी से ये सब चीजें किया। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैं एग्रो होम्योपैथी में टर्न हुआ। उसके बाद आई परस्यू होम्योपैथी, यू नो व्हाट। उसके पहले मैं होम्योपैथ नहीं था। आफ्टर माय पीएचडी कंप्लीशन मैंने स्विच किया होम्योपैथी पे और मैं इसमें हूँ। उसके बाद से मैं काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता आ रहा हूँ। चल रहे हैं काफी सारी चीजें। जितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं आज तक इंडिया में बहुत कम लोगों ने ये परफॉर्म किया है। जी बट अब्रॉड में एग्रो होम्योपैथी का बहुत 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 यूसेज है। लोग बहुत फ्रीक्वेंटली एग्रो होम्योपैथी यूज करते हैं और बहुत बेनिफिट लेते हैं। तो वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं मैंने उनको भी अपने लेवल पे यहाँ पे परफॉर्म किया इंडिविजुअली टू चेक के नेचर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, प्लेस के साथ चीजें चेंज होती है तो क्या रेमेडी का रोल भी वही रहता है। जी तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था एंड आज मैं काफी सारी प्लांट्स पे काम कर रहा हूँ। प्लांट्स के साथ साथ मैंने सॉइल पे भी काम शुरू किया है जैसे आपने भी बताया। जी हम लोगों ने लास्ट कुछ जो प्रोजेक्ट मैंने किए थे उसमें मैंने सॉइल ट्रीटमेंट भी शुरू किया है जिससे हम सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी होम्योपैथी से। सो दैट अभी ऑनगोइंग है। लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं। होपफुली हम एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़े। अच्छे ही रिजल्ट आएंगे सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। एंड मैं तो चाहती हूँ कि उस लेवल तक वो एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल रहे, क्योंकि जहां तक मैंने सॉइल की क्वालिटी के बारे में सुना है सदगुरु जी के सेशन के लिए, तो सॉइल की क्वालिटी वैसे ही डिप्राइव होती जा रही है। अगर हम होम्योपैथिक से हेल्प कर सकते हैं तो ह्यूमन बींग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत आपकी लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट्रोफा और होम्योपैथिक। ठीक है सर, होम्योपैथिक पहले किया था या फिर एग्रो ये बायोजेनेटिक्स आपने पहले किया था पीएचडी? जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही मेरा पीएचडी था। बेसिकली जेनेटिक जी इंजीनियरिंग बायो आपने सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक एक साइंस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी मेरा पीएचडी उसमें था। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई करना होता है प्रोजेक्ट्स में अलग अलग जैसा भी हमको मिलता है। तो मेरा प्रोजेक्ट जेट्रोफा पे था जो बायोडीजल प्रोडक्शन पे बेस्ड था। तो वहां से ये सब शुरू हुआ। उसके बाद आई टर्न इनटू होम्योपैथी। तो आपने बीएचएमएस पहले किया है, बीएचएमएस बाद में किया है? बाद में किया है। बाद में किया है। तो Yes. आपने ये चीज होम्योपैथिक तक आप पहुंचे कैसे? लेकिन मतलब होम्योपैथिक के लिटरेचर आपने फाइंड कैसे किए विदाउट बीइंग एन I'm होम्योपैथ? searching for, just I'm searching for non-chemical processes which help to grow plants and they help to grow like organic farming. I'm searching for organic farming and ये जो होम्योपैथी का रोल था उस समय जब मैंने एक्सप्लोर किया तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कहीं ज्यादा बड़े एक लार्ज स्केल पे लोग यूज कर चुके थे उसके पहले भी। जी तो मैंने वही रिसर्च पेपर्स को फॉलो करके अपने एक्सपेरिमेंट में पुट किया एंड मैंने एक डॉक्टर की हेल्प भी लिया था उस टाइम जब मैं भावनगर में था, एक होम्योपैथ जिनसे मैंने एक बेसिक
होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने उनसे समझा कि वो किस बेस मतलब पे आप करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली, डायनामिक रोल है उसका इसमें। हम कह सकते हैं कि केमिकल एक मटेरियल जो होता है वो नहीं होता है मेडिसिन में। तो उस बेसिस पे मैंने इसको शुरू किया था कि अगर मटेरियलिस्टिक है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है उसमें, तो वो एक एनर्जी है जो डेफिनेटली प्लांट को, एनिमल को और एवरी ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर सकती है। दैट जी कैपेसिटी होम्योपैथी है। सो मैंने उसी बेसिस पे उसको शुरू किया, और वो डॉक्टर जिन्होंने मुझे गाइड किया था उन्होंने इतना अच्छा मुझे होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट समझाया जिससे मैं काफी अग्री किया। और मैंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे पता चला बाद में कि जितना अच्छा रोल ये हम ह्यूमन बींग्स पर नहीं दे सकते, उससे कई गुना ज्यादा हम प्लांट्स में इसका रोल देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट का सोल जो होता है वो एकदम प्योर होता है। जी जी जी। तो वो बहुत ही बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं हमको यहाँ पे। बहुत ही इम्प्रेसिव आपकी स्टोरी है, क्योंकि यूजुअली लोग होम्योपैथ बनते हैं, फिर उसको समझते हैं और फिर किसी हद तक वो दूसरे एक्सपेरिमेंटेशन में जाते हैं। आपने पहले एक्सपेरिमेंटेशन किसी और फील्ड पे किया, उससे होम्योपैथिक तक पहुंचे हैं, तो मेरे लिए तो ये हेड्स ऑफ है कि आपने इतना जर्नी कंप्लीट किया है इसके लिए। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम, देखिए मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, काफी 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स की प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या रहता है? मतलब क्या हम बेसिक कोई डिफरेंस देखते हैं कि दोनों सेम ही ऑलमोस्ट रहते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट सेम है ना। जी और होलिस्टिक होलिस्टिक साइंस है ये होम्योपैथी। इसके कॉन्सेप्ट सेम है, वही PQRS पे हम काम करते हैं, है ना, जी चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। द ओनली एंड बेसिक thing which is differ from plant and animal or human being is plants के साथ क्या होता है, they are not able to express their symptoms or express their feelings. हम्म Human beings वो चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है विच इज एन ऑब्जर्वेशन। जी प्लांट्स के केसेस में आपके ऑब्जर्वेशंस आर शुड बी वेरी गुड। सो हम्म आप जब प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप एग्रो होम्योपैथी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चलेगा कि प्लांट हेल्दी कैसा होता है और डिसीज कैसा होता जी है जी ना, जी उसके हेल्दी सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके डिसीज सिम्टम क्या होते जी 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 हैं ना। सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द बॉटनी एंड अबाउट द whatever plant you want to treat, उसका एक बेसिक उसका लाइफस्टाइल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट टू नो द चेंजेस, PQRS। जी। सो सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैसे प्लांट्स को, किस तरीके के एग्रीकल्चर प्लांट्स को, या मतलब जैसे गार्डन में अलग हम रखते हैं, इंडोर प्लांट्स रखते हैं, आउटडोर प्लांट्स रखते हैं, कुछ वेजिटेबल्स उगाने के लिए भी करते हैं, टोमेटो हुआ, ये सब घर में उगाने के लिए, या एग्रीकल्चर पे वैल्यूज पे, तो किस तरीके के प्लांट्स को होम्योपैथिक से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और किस तरीके के प्लांट्स उससे ट्रीट हो सकते हैं? आ, सभी तरह के प्लांट्स को ट्रीट कर सकते हैं हम, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, एग्रीकल्चर में हो, हम क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं। एंड वी गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स, किसी भी तरह का प्लांट हो, वो चाहे आपके इंडोर में हो, आउटडोर में हो, आपके गार्डन में हो। मतलब आप अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो मैंने काफी सारे लोगों को टेरेस गार्डनिंग के लिए भी इंस्पायर किया कि आप घर जी में भी अपनी सब चीजों को, 2 लोग हैं अगर घर में, तो वो अपनी नीड्स को अपने ही गार्डन से फुलफिल कर सकते हैं विद एग्रो जी होम्योपैथी। तो किसी भी तरह के प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं एग्रो होम्योपैथी से। जी। सर, मैंने आपके जो वीडियोस देखे हैं वो यूजुअली आपके घर के जो गार्डन है उसमें मैंने ज्यादा वीडियोस देखे हैं आपके, और इवन आई थिंक टेरेस गार्डन के भी आपने कुछ पेशेंट्स के रिव्यूज डाले थे उसके अंदर, आप रील्स जो भेजते हैं। क्या यस, यही चीज हम लार्जर स्केल कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं एग्रो होम्योपैथिक का यूसेज प्रोडक्शन के लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे अभी रिसेंटली काम भी कर रहा हूँ जिसमें हम पर्टिकुलर कुछ लोकल क्रॉप्स जो यहाँ के हैं उन पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स पे भी काम कर रहे हैं। बट द ओनली उसमें एक बड़ा टास्क ये होता है कि जब आप लार्ज स्केल पे ये सब चीजें करते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स, जहाँ आप छोटे गार्डन में करेंगे तो आपको
छोटे प्रॉब्लम से डील करना होता है। जी, बड़े स्केल पे करते तो बड़े प्रॉब्लम से डील करना होता है। द थिंग प्रॉब्लम इज सेम, है ना। आपका ऑब्जर्वेशन और आपका थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाता है वहां पे, है ना। रिजल्ट डेफिनेटली आते हैं, बट आपको वहां पे थोड़ा और ज्यादा पंक्चुअल और थोड़ा और ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी इंसेक्ट की बात करें या किसी बग की बात करेंगे, तो अगर उसको बड़े स्केल में फूड मिलेगा तो डेफिनेटली वो बड़े अमाउंट में अटैक भी होगा वहां पे। जी। तो उन चीजों से निपटने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, तो वो हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। सर लेकिन किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको कमर्शियली फेस करने पड़ते हैं? जैसे कि मतलब अभी हम कन्वेंशनल मेथड में देखें तो पेस्टिसाइड्स इतने स्ट्रांगली यूज करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम फार्मर्स उससे कंफर्टेबल भी है क्योंकि बग्स का जैसे आपने बोला या इंसेक्ट्स हैं, तो उनको कन्विंस करना आपके लिए कितना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है? फील्ड व्हाट वर्क अभी में पूछ रही हूँ। तक डेफिनेटली कन्विंस करना इज अ बिग टास्क। क्योंकि मैं अभी आपको रिसेंटली एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आए, उन्होंने कहा कि वो उनका एग्रीकल्चर लैंड है और उनके पास 10 बीघा जमीन है, और उन्होंने कहा कि मैं जो फूड में अपने या जो क्रॉप में अपने खेत में लगाता हूँ, मैं खुद भी उसका यूज नहीं करता हूँ। जी, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 4-5 years जी, हम लोगों का पेस्टिसाइड्स का या हमारे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज 4 गुना बढ़ गया है। जी, क्योंकि अब हमें वो ग्रोथ नहीं मिलती है। अब सॉइल का फर्टिलिटी उतना अच्छा नहीं रह गया है कि हम विदाउट केमिकल कोई भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर पाए। तो जी, पहले हम अगर 1 पोर्शन यूज करते थे केमिकल का, तो अब हम 4 गुना 4 पोर्शन यूज कर रहे हैं जी, रेपिटेटिवली। तो अब हम खुद भी उस चीज से अवेयर हो गए हैं कि अब हम भी इतना केमिकल क्यों खाएं। तो बोले अगर हम खुद उगा रहे हैं तो हम खुद भी खाने में सोचते हैं। सो दैट इज द कंडीशन। तो वो जब मुझे मेरे पास आए थे, तो उन्होंने जब मुझे एक्सप्लोर किया था इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरे पास आए कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप चाहे 10 बीघा में ना करें, आप 2 बीघा में करें। जी, और अगर वो 2 बीघा में आपने अच्छे से कर दिया, तो वो 10 बीघा में आपको दे दूंगा पूरा। जी, तो अभी हमने वो 2 बीघा जो जमीन है उसमें हम लोग उसको वैसे ही कंपैरेटिवली स्टडी में रखे हुए हैं। जो 8 बीघा जमीन है, उन्होंने उन्होंने कन्वेंशनल जो मेथड उनका है उससे किया है, और 2 बीघा पे हम हमारे हिसाब से एग्रोहोमियोपैथी का काम कर रहे हैं। जी, अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें जो ग्रोथ है वो 30% ज्यादा ऑब्जर्व हुई है अभी तक मुझे, जी, एग्रोहोमियोपैथी जो प्लांट हमने किए हैं वहां पे। तो फिलहाल की कंडीशन देखी जाए तो अभी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक तो आए हैं। जी, होपफुली आगे क्या चीजें आती हैं सामने, डेफिनेटली चैलेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि जब आप एक बड़े स्केल में किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो, तो बड़े स्केल में मैंने कहा प्रॉब्लम भी आती है, और वो जी, आएगी भी। क्योंकि सॉइल का अभी फर्टिलिटी उतना अच्छा नहीं है। सो हम लोगों ने सॉइल की फर्टिलिटी के साथ शुरू किया था। उसके बाद मैंने जो सीड जर्मिनेशन था, उसका सीड जर्मिनेशन भी हमने होम्योपैथी से किया। ट्रीटेड जी, सीड्स को हम लोगों ने पोर किया है, और उसके बाद ग्रोथ देखना शुरू किया है। तो टाइम टू टाइम हम लोग उसका ग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या चैलेंजेस और आने वाले हैं। सो आई जी। एम रेडी फॉर दैट। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप इतने बड़े चैलेंजेस ले रहे हैं क्योंकि एक पेशेंट को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है बहुत बार क्रॉनिकली। तो ये तो पूरा का पूरा 2 बीघा जमीन की बात है। सर इससे इसके साथ मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ। आपने होम्योपैथिक किया, एक्यूप्रेशर किया, बायोजेनेटिक्स में काम किया, अभी आप एग्रो होम्योपैथिक कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस है और उसके साथ ये एग्रीकल्चर, उसके साथ प्लांटेशन, उसके साथ गार्डनिंग एंड ऑल दैट, इतना सब कुछ आप मैनेज कैसे करते हैं पूरे डे टू डे लाइफ में? मैनेज कैसे करते हैं, देखिए अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो टाइम तो हमें मूवीज देखने का भी मिल ही जाता है कहीं से, जी, है ना। तो अगर हमें इंटरेस्ट है तो टाइम तो निकल जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। और अब एग्रो होम्योपैथी या प्लांटेशन की बात करें तो ये मेरी लाइफ का एक पार्ट हो गया है। तो मुझे इसके लिए अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता, है ना। स्केड्यूल्स इनिशियली डेफिनेटली मुझे ये सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो मुझे एक प्रॉपर वे नहीं पता था कि मुझे किस तरह से और कहाँ तक जाना है जी, ना। और कितना डेडिकेशन के साथ काम करना है,
कितना समय प्लांट को देना है वो मुझे नहीं पता था। बट नाउ आई एम वेरी कैलकुलेटेड अबाउट दिस थिंग्स। मैंने अपने स्केड्यूल्स भी बना के रखे हुए हैं, कब कौन से प्लांट को क्या क्या नीड होने वाली है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं सब चीजें मैनेज कर पाता हूँ। देयर इज नो जी प्रॉब्लम, जी सर। वेरी इजी फॉर मी नाउ। हमें सुनने में टफ लग रहा है, आप बोल रहे हैं बहुत इजी है, लेकिन सीरियसली इट इज सीमिंग लाइक वेरी डिफिकल्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे कि एक सीड को बहुत कुछ जरूरत होता है, एक प्लांट्स को बहुत सारी नीड्स होती है, सनलाइट होता है, वाटर होता है, कंपोस्ट होता है। क्योंकि थोड़ा बहुत गार्डनिंग मैं भी कर लेती हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको पूछ रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक ही उसके सारे नीड्स खत्म कर देते हैं, मतलब एक प्लांट्स को उगाने में या सीड्स को या सॉइल को, कि उसकी और भी जरूरतें हमें अलग से भी डेफिनेटली डेफिनेटली, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ होता है कि अगर हम होम्योपैथी दे रहे हैं तो क्या हमें प्लांट को फीड कराने की जरूरत है। जी तो यस, डेफिनेटली प्लांट के लिए होम्योपैथी किसी भी तरह का फूड नहीं होती है जी ना। हम होम्योपैथी से प्लांट की डिसीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। हम प्लांट की डिसीज कंडीशन को या उसमें जो वीकनेस है उसको ठीक कर सकते हैं। बट हमें जी फीडिंग के लिए तो उसे एक प्रॉपर कंपोस्ट है, अगर हम वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो वो हमें जी रेगुलरली फॉलो करना ही है। जी बिकॉज जब तक सॉइल में फूड नहीं जाएगा, हमारा मेडिसिन क्या करता है, हमारा मेडिसिन होम्योपैथी जो करेगा वो प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जी होम्योपैथी का यही रोल है। होम्योपैथी उनको फूड दे नहीं रही है, प्लांट को तैयार कर रही है फूड लेने के लिए, जी है ना। सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारा फूड है, जी और प्लांट की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इतना सारा पेस्टिसाइड और इतने सारे केमिकल जाने के बाद प्लांट एब्जॉर्प्शन रेट कम कर देता है। तो जी हम एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हैं होम्योपैथी से, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ भी फास्ट हो जाता है और हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। जी सपोज आपके सॉइल में कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी प्लांट की कैपेसिटी नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की, तो आपका जी जो भी फ्रूट आएगा वो हाईली मीन्स कैल्शियम के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, उसमें कंटेंट नहीं होगा कैल्शियम का सफिशिएंट। तो जी होम्योपैथी देने से क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। सो जी जब हम फूड कंज्यूम करेंगे तो वो सफिशिएंट अमाउंट का कैल्शियम हमारे, आज हम बोलते हैं ना कि हम कुछ खाते भी हैं, अगर हम जो भी मिल रहा है वो खाने से भी हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल प्रॉपर नहीं होते, हमको एक्सेस में कैल्शियम लेना पड़ रहा है, हमको बाकी न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो फूड पैटर्न हो गया है वो सब केमिकल बेस्ड हो गया है, यू नो व्हाट। जी तो ये साइकिल पूरा जो है ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग के साइकिल से मैच कर देता है। जी जी जी। ये मैंने एक्चुअली जब हमने 2 महीने पहले मैंने सॉइल के ऊपर जो स्पीकर बुलाए थे, सदगुरु जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने हमें एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि अभी का जो सॉइल क्वालिटी है उसमें इतने केमिकल्स डालने पड़ते हैं कि अगर आपको एक ऑरेंज, अगर आपको पहले उसका न्यूट्रिशन फुलफिल करता था, अभी 7 अगर ऑरेंज खाएंगे तो भी फुलफिल नहीं होता है। एग्जैक्टली इस राइट। हद तक सॉइल में डैमेज हुआ है। तो यस। उनकी बात सुनने के बाद और आपकी बात सुनने के बाद आई एग्री कि सीरियसली हमारी सॉइल क्वालिटीज बहुत खराब हो गई है, और उसकी वजह से हमारी फूड में भी बहुत न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स रह रही है। यस यस यस। जी। तो हमारी होम्योपैथिक भी जैसे ह्यूमन बींग्स पे काम करती है कि अगर आप खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिटिव लेवल आपके सेल तक नहीं पहुंच रहा है तो उसको एक्टिवेशन का काम करती है। सिमिलरली प्लांट्स में भी वो एक्टिवेशन का ही काम करती है। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी क्वेश्चन था कि अगर वो आफ्टर होम्योपैथी इस फील्ड को शुरू करना चाहे एज अ बिगनर, मतलब उसको और एक्सप्लोर करना चाहे आपकी तरह, तो वो किस तरीके से इसका इनिशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से, क्या कहाँ से सीखे, क्या लिटरेचर अवेलेबल है, किस तरीके से इसमें एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं? देखिए, एक्सपेरिमेंट से ही मैंने जैसा शुरू किया, मैंने आपको मेरा जर्नी बताया। जी एक्सपेरिमेंट करके ही हम काफी सारी चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को समझना इज अ वेरी बिग टास्क। जब तक आप प्लांट की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उनको समझ नहीं पाते, ट्रीट नहीं कर पाते। तो जैसा मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ट्रीट एनी प्लांट। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर हम लिटरेचर की बात करें या एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो काफी सारा मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है एग्रो होम्योपैथी से रिलेटेड। जी अगर हम चाहते हैं तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करके और
हमारे घर में भी वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। जी इवन एग्रो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी बहुत इजी है ये चीजें करना, वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं ओपनली आपके प्लेटफॉर्म से इनविटेशन सबको दे सकता हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं एग्रो होम्योपैथी में रिसर्च, तो मैं काफी सारी रिसर्च में काफी सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ अलग अलग सिटी में। आप भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे एक डॉक्टर वर्षा के चैनल पे पिंग कर सकते हैं। मेरे एग्रो होम्योपैथी इंस्टाग्राम पेज पे आप कनेक्ट करके डीएम कर सकते हैं। काफी जी सारे लोगों की क्वेरीज मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जो लोग मेरे साथ एग्रो होम्योपैथी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जी आप करिए, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है मैं उसको सॉल्व करूंगा। एनी टाइम यू कैन आस्क मी, व्हाट एवर क्वेरी यू हैव। सो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने एक किट भी डेवलप किया है इससे रिलेटेड, आपने शायद देखा हो और मेरे पेज पे भी आपको मिलेगा। मैंने एक बिगिनर किट बनाया है। ये उसका छोटा सा ब्रोशर मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। इसमें मैंने कुछ ये लेमैन के हिसाब से मैंने बनाया है। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है मेडिसिन के, अराउंड 25 कॉम्बिनेशन है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन से लेकर रूटिंग हार्मोन, इंसेक्टिसाइड, ट्रांसप्लांटेशन शॉक के लिए, इंजरी के लिए अलग अलग मेडिसिन के कॉम्बिनेशन मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो मेरे एक्सपेरिमेंट से मैंने देखे हैं। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जी आप एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे तो आपके वॉट एवर रिजल्ट यू गेट ना, यू वी कैन कंसिडर दैट रिजल्ट इन आवर रिसर्चेस। ओके तो वो भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। उस टाइम पे भी जो भी आपके इश्यूज होते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप एक एटमॉस्फेयर चेंज आता है तो प्लांट का नेचर उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है जी ना। सॉइल का चेंज, एटमॉस्फेरिक चेंज, वेदर का चेंज, ये सब चेंज जो है ये कहीं ना कहीं मेडिसिन को भी चेंज कर देते हैं। तो जी अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे एक कलीग जो है वो जर्मनी में है, तो वो अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग साथ में करते हैं, सेम मेडिसिन को मैं यहाँ यूज करूंगा और सेम मेडिसिन वो वहाँ यूज करेंगे, जी तो उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि कितना सिमिलर है। जी वेदर चेंजेस के हिसाब से कौन से फैक्टर्स उसमें अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स नहीं है, सिमिलर है। तो उस तरह से हम लोग उसको स्टडी में लेते हैं और उसके आगे और कंफर्मेशन के लिए उसको आगे जाते हैं। तो आप कर सकते हैं मेरे साथ एनी टाइम। जी सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिनको भी सर के साथ कनेक्ट करना है एग्रो होम्योपैथिक, जिनको प्लांटेशन में सीरियसली क्रेजी हो, मेरे और सर की तरह, सर थोड़े ज्यादा है मैं थोड़े कम हूँ लेकिन अगर आपके पास क्रेजीनेस है, seriously this needs a lot of time, I know. I have sir only 40 plants at my place, बट स्टिल जब वो थोड़े से भी जल जाते हैं, अभी इतनी धूप थी, हम गुजरात में रहते हैं अहमदाबाद में, तो यहाँ पर बहुत बहुत गर्मी थी और उसकी वजह से मेरे जब पत्ते जल गए थे तो इट वाज लाइक कि घर का कोई इंसान को भी नुकसान हो गया ऐसा फील होता है, अगर आप सीरियसली उसके लिए क्रेजी है तो ये एक ऐसी क्रेजीनेस की चीज है। और मैं तो मानती हूँ कि प्लांट्स हमारी सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, हमारी लाइफ की नीड है इन दिनों में। यस। जिस तरीके से पोल्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, केमिकल इतने इंक्लूड होते जा रहे हैं, तो हमें अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम किस तरीके से अपने हेल्थ को भी मैनेज कर पाएंगे। सिर्फ मेडिसिन से आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको अपने प्लांट्स को भी इतना ही जिंदा रखना है। तो अगर किसी को सीरियसली बहुत इच्छा है और वो क्रेजी है, तो सर के साथ ज्वाइन कीजिए, सर के साथ डिस्कशन कीजिए आप आगे कैसे। अगर आप सर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो मुझे बात कीजिए, मैं सर से आपका कांटेक्ट करवा के दूंगी पक्का। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सर का इंस्टाग्राम लिंक मैं ऑलरेडी डाल दूंगी, अभी सेशन के बाद मैं उसमें डाल दूंगी, तो आप उससे डायरेक्टली सर का पेज ओपन कर सकते हैं, वहां पर आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, सर रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत बार किया है ओके सर, कुछ एग्जांपल्स आपकी लाइफ की, मतलब एग्रो होम्योपैथिक के रिलेटेडली, कोई प्लांट से रिलेटेडली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं बेसिक बेसिक चीजें बताता हूँ, टिप्स लोगों को, आपके लिए या लोगों के लिए जो भी हमारे व्यूवर्स जी हैं, बहुत अच्छा रहेगा, काफी लोग छोटी छोटी इसी से टिप्स। शुरुआत कर सकते हैं शायद तो पहली चीज तो जैसे मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन जो हम होम्योपैथी में करते हैं कि हमें PQRS देखने होते हैं। हम किसी भी जी पेशेंट का अगर केस लेते हैं तो हम सबसे पहली चीज फोकस करते हैं कि हमें उस पेशेंट में PQRS क्या मिल रहा है। जी सेम चीज होती है कि अगर हम किसी प्लांट को डिसीज कंडीशन को देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डायग्नोज करना चाहते हैं,
तो फर्स्ट वी नीड टू ऑब्जर्व few things like उसमें 2-3 चीजें आती है. सपोज वो लोकेशन क्या है. अगर कोई प्लांट आपको लग रहा है कि ये डिसीज्ड है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको देखना है कि वो किस तरह का उसमें प्रॉब्लम है ना. स्पॉट्स है या उसमें कोई कलर में चेंज आया है, उसमें कोई पेस्ट अटैक हुआ है या व्हाटएवर. ठीक है. सेकंड होता है लोकेशन. पहले टाइप हो गया किस टाइप का वो है, फिर उसके बाद लोकेशन हो गया कि किस जगह पे है. वो सॉइल में है, वो रूटिंग में है, रूट्स अगर आपको दिख रहा है सुपरफिशियल रूट खराब है, या उसके स्टेम पे है या लीफ पे है. ये आपको पर्टिकुलरली, क्योंकि हम जैसे रेपर्टराइज करते हैं चीजों को, सिम्टम्स को, सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी हमने रेपर्टरी डिजाइन किया है. तो हम उसको भी इंडिविजुअली रेपर्टराइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है. राइट. थर्ड चीज होती है कि ऐसा कौन सा रीजन, जैसे आपने कहा कि गर्मी थी और आपके प्लांट्स जल गए, है ना. तो हम उसको कहते हैं कौन सा इवेंट है, ऐसे कौन से इवेंट है जिसके कारण आपके प्लांट में वो डिसीज आई है. तो थर्ड थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑब्जर्व इज द इवेंट विच एवर कॉज द प्रॉब्लम. एंड द फोर्थ इज कौन से और ऐसे सर्कमटेंसेस बन रहे हैं जिसके कारण आपके प्लांट में डिसीज आई है. क्या हम उसमें प्रॉपर फूड नहीं दे पाए हैं, क्या हम उसमें प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर पाए हैं, क्या हमने ज्यादा वाटरिंग कर दिया है, वाटर लॉजिंग तो नहीं हुआ है. दैट फैक्टर कम इनटू द फोर्थ पॉइंट. तो हमें ये सब चीजों को मेनली ऑब्जर्व करना है. ये यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों को कि हम एक प्लांट की साइकिल को समझ सके कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज यहाँ समझ में आया तो हम एक PQRS पे आ जाएंगे एंड देन वी कैन एबल टू सिलेक्ट अ रेमेडी. राइट. अब कोई पर्टिकुलर चीजों की बात करें तो मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बता सकता हूँ जिससे हम रेगुलर डे टू डे में जो प्रॉब्लम्स आती है, लाइक एक रस्ट की प्रॉब्लम, एक डार्क कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं लीव्स पे काफी टाइम, है ना. वो कभी कभी आयरन के सोर्स के कम या ज्यादा होने से, फास्फोरस के सोर्स के कम या ज्यादा होने से होते हैं. तो उस केस में आप एकोनाइट मेडिसिन है जिसका यूज कर सकते हैं. और जो भी मेडिसिन आप यूज करते हैं उसको की पोटेंसी का पार्ट लोगों को बहुत लगता है कि हम कौन सी पोटेंसी में यूज करें. तो आई प्रेफर लोअर पोटेंसीज. ज्यादातर जितना हम लोअर पोटेंसीज पे प्ले कर सकते हैं हम वो करें. सेफ सारी मेडिसिन होती है, सेफ पूरी तरह से होता है, पर लोअर पोटेंसीज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना. और पेस्टिसाइड्स की बात करें, बेसिकली लोग पूछते हैं कि किस तरह के पेस्टिसाइड हम क्या यूज कर सकते हैं. तो बुफोराना इज अ वंडरफुल रेमेडी विच आई हैव यूज्ड फॉर टू कंट्रोल पेस्ट. वो आप कर सकते हैं. और पर्टिकुलरली एक एजाडायरेक्टा इंडिका जो है, मैं बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली इसको यूज करता हूँ और आप अपने सारे प्लांट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं. ये पेस्ट कंट्रोल के काम भी आएगा, ये आपके एंटी फंगल भी काम आएगा, ये फंगीसाइड जैसा भी काम करता है, और ये आपकी रूट्स को स्ट्रेंथनिंग भी करता है ना. सिमिलरली लाइक साइलिशिया को हम बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं सेल के लिए, तो सेम वो भी काम करता है. हम सॉइल भी ट्रीट करते हैं तो उसमें हम साइलिशिया का यूज करते हैं. तो आप भी अपने प्लांट के पॉट्स में, सॉइल में आप साइलिशिया पुट कर सकते हैं, जिससे वो आपकी रूट्स को स्ट्रेंथनिंग, पूरे प्लांट को स्ट्रेंथनिंग देता है ना. वो आप कर सकते हैं. एजाडायरेक्टा इंडिका जो क्यू मैं बता रहा था, उसके आप 10 ड्रॉप्स, आप मदर टिंचर के 10 ड्रॉप्स को आप 1 लीटर वाटर में मिक्स करके आप अपने सारे प्लांट्स पे स्प्रे करिए. आप देखिए उनकी ग्रोथ ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी. ओके. ये तो मैं जरूर ट्राई करूंगी. ये जरूर ट्राई करूंगी. जी बिल्कुल करिए आप. और कुछ मेडिसिन होती है जिसको मैं यूज करता हूँ, लाइक पोथोस के लिए, मनी प्लांट्स के लिए. काफी सारे लोग पूछते हैं कि हम मेरे प्लांट्स इतने क्यों चमकते हैं. लोग मेरे से पूछते हैं आपके प्लांट्स में इतनी चमक क्यों होती है. तो मैं जनरली उसमें बायोकेमिक मेडिसिन यूज करता हूँ. आप बायोकेमिक मेडिसिन, नेट्रम सल्फ हो गया, है ना, मैग्नीशियम सल्फ हो गया, इसका पाउडर, इसको क्रश करके आप सॉइल में उसको यूज करिए. डेफिनेटली वो भी आपके प्लांट्स को बहुत हेल्दी रखता है. तो आप ये कर सकते हैं. सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर कौन सी पोटेंसी या बायोकेमिक में यूज करते हैं? 3x, 6x या 12x? हमारे व्यूअर्स 6x. जनरली मैं 6x यूज करता हूँ. आप
अपने अकॉर्डिंग यूज करके देखिए कि आपके वहां पे आपको क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जी 6x मैंने यूज किया है, मैंने 12x भी यूज किया है, बट मुझे 6x से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स जी। मिले हैं, तो मैं तो उसी को। सिलिशिया जो आपने सर बताई है, वो सिलिशिया भी आप बायोकेमिक में यूज करते हैं कि डायनेमिक नहीं, में? सिलेशिया में पोटेंसी में यूज करता हूँ, मैंने 30 पोटेंसी भी यूज किया है, 200 भी यूज किया है। जी बट वो डिपेंड करता है कि प्लांट का स्टेट क्या है, जैसे हम सिलेक्ट ओके करते हैं तो वो प्लांट का क्या स्टेट है उसके अकॉर्डिंग हम use करते ओके। और हाउ यू डिसाइड द क्वांटिटी और रिपीटेशन एंड ऑल? सॉरी, हम आगे हैं। वो आपकी स्टैंडर्ड, हाँ डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड मैंने एक बनाया हुआ है, जो पुराने एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं, पुराने जो रिसर्च पेपर मैंने देखे, उसमें एक स्टैंडर्ड डोजेस को मैंने देखा कि लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनसे उनको कितना और कितनी क्वांटिटी में लेने के बाद रिजल्ट मिला। तो मिनिमलिस्टिक डोज, जितना हम होम्योपैथी में कहते हैं, जितना मिनिमलिस्टिक आप यूज करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। मतलब सेम तो जैसे ह्यूमन बीइंग पे हम मिनिमलिस्टिक में जाके एग्जैक्टली हमसे मिले नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली सेम। तो वो हेक्टेयर के हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है। जब आपको ये किट अगर आप डील करते हैं होम्योपैथी किट के साथ, तो उसमें मैंने पर हेक्टेयर के हिसाब से मेडिसिन की क्वांटिटी को कितने डाइल्यूशन में मिक्स करना है वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। जी 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 आप मेरे जी पेज पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको काफी सारी डिटेल मिलेगी, हाउ टू प्रिपेयर मेडिसिन, तो जी। वो भी आप देख सकते हैं। सर, तो ये जो आप बता रहे हैं, तो आप सॉइल में यूज करते हैं कि प्लांट्स पे आप स्प्रे करने को प्रेफर करते हैं, या रूटिंग के टाइम पे करते हैं? किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि कहाँ मुझे ये मेडिसिन का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए और कहाँ मुझे उसका यूज करना है? वो डिपेंड करता है डॉक्टर वर्षा कि आपका प्लांट में डिसीज है कहाँ पे। अगर रूटिंग से रिलेटेड कोई डिसीज है, अगर रूट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली जो मेडिसिन है उसको सॉइल में ही देना होगा, है ना। जी बहुत सारे ऐसे डिसीज होते हैं जिसमें आप जैसे चींटियां लग जाती है, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पौधे के नीचे, पॉट के नीचे चींटियां लग जाती है ना। जी अब उस केस में आप अगर प्लांट पे स्प्रे कर रहे हैं तो वहां पे आपका सॉइल इंप्रूव होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या करना होता है, कैम्फर इज वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी जो मैंने यूज किया है ये एंट इफेक्ट्स के लिए। उसमें आप कैम्फर क्यू के 2 ड्रॉप्स को मैं यूज करता हूँ जनरली इन 100 ml वाटर। उसको जी डिसॉल्व करके मैं सॉइल में पोर कर देता हूँ। जी उससे क्या होता है, जो एक साइकिल होता है चींटियों का, वो जी। बग्स को इनवाइट करती है। आप अगर जब हम्म। देखेंगे बग्स का और आंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, वो एक दूसरे के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उनका साइकिल है। तो जी जब चींटियां लगती है प्लांट में तो वो जाके लीफ पे जाके अटैक करती है और वहां पे एक फूड डेवलप करती है जो बग्स को इनवाइट करता है। तो बग्स वहां से लगना शुरू होते हैं। जी तो बग्स के लिए आपको एज अ डायरेक्टर इंडिका को स्प्रे करना है लीव्स पे, और चींटियों के लिए आपको कैम्फर क्यू को सॉइल में देना है। सो दैट ओके। इज द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव टू फॉलो। या और एग्जाम्पल सर आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं आपके हाँ, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, कुछ बेसिक प्रॉब्लम आप अगर पूछना चाहें कि आपके प्लांट सर, में मैं कुछ। अपने ही गार्डन का एक प्रॉब्लम पूछती हूँ। प्लीज प्लीज। कुछ दिनों से मेरे जो पॉट्स हैं, स्पेशली रोज है मेरे पास डिफरेंट कलर्स के, और एलोवेरा है, एंड वन जैस्मिन, नॉट इंडियन जैस्मिन बट इट इज समवट फॉरेन जैस्मिन आई थिंक, बिकॉज उसमें स्मेल नहीं है, एंड वन वाइट रोज। ये सारे में मेरे जो पॉट का जो सॉइल है उसमें एल्गे आ गया है। अभी जो मैं जिस तरफ से मैंने रखा है वही बारिश की वजह से, उससे पहले से ही आई थिंक थोड़ा बहुत एल्गे आ गया था। बट अभी मैंने सॉइल, मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने किसी को बुलाया नहीं उसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आज आप सामने हैं तो फिर हम आपसे ही पूछ लेते हैं उसके लिए क्या करें सर। पहली चीज तो उसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम है। एल्गी अगर आ रहा है ना तो आपको उसमें वाटर लॉजिंग का प्रॉब्लम है। तो पहली चीज आप ये कहिए कि उसका सॉइल चेंज कीजिए, है ना, जी पॉट चेंज करके उसके सॉइल को कोशिश कीजिए वेल वेल ड्रेनेज रखने का। उसको वेल ड्रेन रखने के लिए आप उसको थोड़ा सैंड यूज करिए। जी सैंड पार्टिकल्स रहेंगे तो वेल ड्रेन रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी बहुत आता है जी ना। और अगर वो पानी ड्रेन आउट नहीं हुआ तो वो वाटर लॉजिंग करेगा और रूट्स को खराब कर देगा, और जी। उसमें फंगस लग जाएगा, तो पूरा प्लांट जो है वो खराब हो जाता है ना। तो ओके। उसके लिए एक मेडिसिन एक्ोनाइट, आपने अभी रिसेंटली मेरे एक पेज पे अगर आप देखेंगे तो एक
डॉक्टर ने शेयर किया था, उन्होंने मुझसे एक क्वेरी किया था कि उनके प्लांट में, गुजरात से थी, शी वाज फ्रॉम जी गुजरात, एंड शी सेड आम का पेड़ था उनका कुछ, और उसमें वाटर लॉजिंग और कुछ सॉइल, उन्होंने कुछ सॉइल में कुछ तो सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा दे दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, तो उनका रातों रात प्लांट पूरा का पूरा ड्राई हो गया था। वो पूरा एक पेड़ आम का वो पूरा ड्राई हो गया। तो मैंने उनको एकोनाइट, सडन शॉक था, और मैंने कुछ चीजें और ऑब्जर्व किया। तो 3 डोजेस मैंने उनको कहा था देने के लिए, एकोनाइट के और आर्निका के। तो थर्ड डोज देने के पहले उन्होंने मुझे फॉलोअप का एक वीडियो भेजा था, उसमें एक शूट नया आना चालू हुआ विद इन, आई थिंक विद इन 3 or 4 days. So ओके that kind of a result we have with homeopathy, you know. So उस तरह का यूज कर सकते हैं आप अपने प्लांट के लिए एक फंगीसाइड जो हमें यूज करना है, आपको जो यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी सॉइल में जो है काफी सारा वाटर लॉजिंग हुआ होगा, है ना, जी तो काफी सारा सॉइल में रूट्स ने एब्जॉर्ब कर दिया हुआ है। तो एज अ फंगीसाइड आप थोड़ा सल्फर का यूज करेंगे 1 या 2 डोज, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। मतलब पहले तो मुझे सॉइल ही चेंज करना है और पहले उसमें तो थोड़ा आपको सा सॉइल साइंस चेंज मिक्स करके उसको करना वेल ड्रेन करना है जी ना, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सल्फर का डोज दे देना है, सो दैट जो भी उसमें डैमेज हुआ होगा वो रिकवर हो वो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। है ना। मतलब पूरा प्लांट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल एक्चुअली भी नहीं। ग्रोथ में इश्यूज नहीं है, फ्लावरिंग भी हो रहा है, लेकिन ये एल्गे लग गया है तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था। पर मुझे थोड़ा काफी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं गार्डनिंग वाले को बुला नहीं पाई हूँ उसको ट्रीट करने के लिए। फिर मैंने सोचा आज आप मिल ही रहे हैं तो आपसे ही पूछ लेंगे। आप ये अच्छा करिए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट आएगा सर, फ्लावरिंग को इंक्रीज करने के लिए कोई मेडिसिन? जैसे मेरे यहाँ पर मोगरा उसमें। चमेली सब है, मतलब आई लव स्मेल्स ऑफ दिस, तो मैं ज्यादा उसमें करती हूँ, तो उसको इंक्रीज करने के लिए कोई अच्छी एक मेडिसिन? तो आपका फीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए प्लांट का, आप जो भी प्रॉपर उनका फीड है वो उनको देते रहिएगा। दूसरा, जी फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए एजाडायरेक्टा इंडिका इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। ओके आप उसका हर 15 दिन में एक स्प्रे अगर अपने लीव्स पे कर देंगी, आप देखिए आपके फ्लावरिंग का कितना बड़ा नंबर आने लगेगा। श्योर सर, इसका मैं खुद वीडियो बनाऊंगी बिफोर आफ्टर का और आपसे जरूर शेयर करूंगी। अ, एक क्वेश्चन ये था कि हम अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस पहले व्यूअर्स के ले लेते हैं, काफी टाइम से वो मैसेज कर रहे हैं इसीलिए। ओके, किसी ने पूछा होम्योपैथिक मेडिसिन रिएक्ट सेम और डिफरेंटली इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स? रिएक्ट द सेम, सेम सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ सेम होता है। बस होम्योपैथी मेडिसिन से प्लांट के रिएक्शन जल्दी आएंगे, मैंने बोला था पहले भी, क्योंकि वो प्योर सोल होता है। अगर आपने सही रेमेडी को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आएंगे। जो मैंने आपको अभी जस्ट अभी बताया ना कि आर्निका जी से जो आम के पेड़ का, तो जी अगर आपकी रेमेडी वेल सिलेक्टेड है तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी आते हैं, क्योंकि ये प्योर सोल होती है, उसमें आपको टाइम नहीं लगता है रिजल्ट देखने में। और अगर आपने गलत रेमेडी भी यूज कर ली है तो उसका भी इफेक्ट आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा, जी है ना। तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बिकॉज प्लांट अपने आप में बहुत सेंसिटिव होता है। हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहली चीज जो आती है वो एग्जैक्टली सेंसिटिविटी आती है ना। यस यस तो यस। वो आपको बहुत जल्दी से दिख जाएगी किसी भी टाइप के प्लांट के साथ आप डील करेंगे तो। मुझे तो सर प्लांट्स के साथ डील करके ऐसा लगता है उनमें सेंसेशन हमसे ज्यादा होते हैं। बस होता मतलब है। दे फील आवर सेंसेशन एज वेल। हाँ, जब आप उनसे उनके साथ रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपके दुख खुशी सभी चीजों को महसूस कर सकते हैं। इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। आई डोंट नो, आई माइट बी मोर क्रेजी पर मुझे ऐसा फील होता है कि प्लांट्स कैन फील आवर सिचुएशन एज वेल। सर, एक व्यूअर है, यूएसए से है, शी इज माय फ्रेंड, एंड उसने ऐसा पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय भाविका, अगर यूएसए में कोल्ड वेदर रहता है तो यहाँ तुलसी जी का प्लांट अच्छे रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप उसको थोड़ा सा अगर वैसे तुलसी जी को बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। पर अगर वहां पे बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है सनलाइट का, तो आप थोड़ा उसको यूवी एक्सपोजर में रख सकते हैं, थोड़ा सा आप आर्टिफिशियल लाइट दे सकते हैं, जी जिससे भी वो प्लांट काफी ग्रो करेगा। और दूसरा, आप मेडिसिन में कैलेंडुला मेडिसिन जो है उसका यूज करेंगे तो वो काफी हद तक हमारे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है प्लांट की उसको बढ़ा देता है। तो वो जो कमी है
सनलाइट की, वो काफी हद तक ठीक हो सकती है उससे, वो आप कर सकते सर तो कौन से पोटेंसी में कैलेंडुला में यूज करना हैं। चाहिए, लोअर मतलब पोटेंसी, डेफिनेटली लोअर लोअर पोटेंसी ना? पोटेंसी। ओके। और किस तरीके से, बिकॉज शी इज अ नॉन होम्योपैथ, तो किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए कैलेंडुला का मिक्सचर? कैलेंडुला अगर हम लोअर पोटेंसी में ले रहे हैं तो आप 2 ड्रॉप्स अगर कैलेंडुला के ले रहे हैं तो उसको 100 ml में डिसॉल्व करना है। ओके। 100 ml वाटर में डिसॉल्व करके उसको वीकली देना है, सिर्फ वीकली ना? ओके। वंस अ वीक। जी सर। दूसरा क्वेश्चन उन्हीं का है, यूएसए जैसे कोल्ड वेदर में तुलसी जी का प्लांट कैसे होम्योपैथी से हेल्प यूज कर सकते हैं? भाविका ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि आप कैलेंडुला लोअर पोटेंसी में यूज कीजिए, 100 ml बॉटल में 2 ड्रॉप डाल के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं एवरी वीक। और उसके अलावा आप आर्टिफिशियल लाइट का भी एक्सपोजर तुलसी जी को दे सकते हैं। यूजुअली सनलाइट ज्यादा जरूरत नहीं होती है सर के कहने के हिसाब से, तो आप टाइम टू टाइम उसको आर्टिफिशियल लाइट, अगर आपको नेचुरल लाइट मिल रही है तो नेचुरल लाइट का एक्सपोजर दीजिए। अगर नेचुरल लाइट नहीं अवेलेबल है तो आर्टिफिशियल लाइट का भी आप एक्सपोजर टाइम टू टाइम देते रहिए। थोड़ा और एक चीज ऐड कर जी सकते हैं, अगर वहां पे उनको लगता है कि सनलाइट के कारण क्या होता है, कभी कभी सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन भी बराबर नहीं होता है, जी तो होम्योपैथी मेडिसिन में हम उनको कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स भी सॉइल में ऐड करा सकते हैं। मैकफॉस हो गया, है ना, नेट्रम सॉल्ट्स हो गए, वो हम उसको बायोकेमिक मेडिसिन के जी फॉर्म जी 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 दे सकते हैं, तो वो काफी हद तक वो प्लांट की नीड्स को फुलफिल कर देगा। जी So जी that also be useful. You can add that also. जी सर। एक नेक्स्ट व्यूअर है हर्ष करके, उन्होंने पूछा है मेरे घर पे रोज प्लांट है बट वो फुल स्ट्रेंथ में ग्रो नहीं कर रहा है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो आप उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या एडवाइस करेंगे रोज प्लांट के लिए? I need to see that particular plant. If I need to suggest anything ना, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा है। पहली चीज देखिए, मैं तभी आपकी हेल्प कर पाऊंगा जब मुझे वो पता चलेगा कि उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्यों नहीं जी कर रहा। आप उसकी फीडिंग, 2-3 चीजें लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि है प्रॉपर फीड करना, है ना। उनका फीडिंग साइकिल होता है, हर एक प्लांट का एक फीडिंग साइकिल होता है। उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो आप जो भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, पहले उनका बेसिक नीड पता करिए। अगर वो सब चीजें प्रॉपरली आप फुलफिल कर रहे हैं और स्टिल आपका प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग नहीं दे रहा है, फ्रूटिंग नहीं दे रहा है, you can contact me. I definitely try to help you. I will put the whole detail of sir on my description box. Please contact him whenever you need him. Next And is, Harsh, you know, yeah, you say Harsh asked me this question. Huh? yes, yes, Harsh, you can ping me on my agro Insta. homeopathy page na? Yeah, you can send me some pictures of your plant. I will try to help you out of them. Sure. Pooja Mayer is asking, any plant medicine for indoor plants to grow fast? My indoor plants are drying very fast, so if you can help her. इंडोर प्लांट्स के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है उनका वाटर, जो हम लोग उनको देते हैं उसका साइकिल बराबर होना। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है इंडोर प्लांट को, वो रेगुलर वाटरिंग करते हैं और उसके कारण वो वाटर लॉजिंग और रूट रॉट के कारण वो ड्राई होने लगते हैं। जी तो पहली चीज वो ध्यान रखना है, अगर उसमें कोई डिसीज आपको लग रही है, क्योंकि इंडोर प्लांट में उनको सनलाइट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उनको नेचुरल लाइट का सोर्स चाहिए होता है ओनली। अगर आपका लाइट सोर्स प्रॉपर है, आपने अगर किसी विंडो या किसी गेट के आसपास रखा है जहां से प्रॉपर लाइट का सोर्स आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ग्रोथ के लिए आप सिंगल साइलिशिया का यूज करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। स्टिल नहीं मिलती है तो आप मुझे बताइए। जी जरूर सर। मनीष दर्जी सर हैं, उन्होंने पूछा है फ्रूट नॉट डेवलप प्रॉपर्ली और फॉल डाउन, व्हाट टू डू? फॉल डाउन, उसका फिर कोई डिजीज होगा। अगर फ्रूट फॉल डाउन हो रहा है तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है पॉलिनेशन का प्रॉपर नहीं होना। उस केस में हम सेल्फ पॉलिनेशन को लोगों को कहते हैं कि आप सेल्फ पॉलिनेट कराइए अपने प्लांट्स को, जी क्योंकि अगर लार्ज स्केल पे आपका फ्रूट फार्मिंग नहीं है तो वहां पे आपको पॉलिनेशन के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट या छोटे छोटे वो ना तितलियां नहीं आएंगे, जिससे वो वहां पे पॉलिनेशन नहीं होता है। तो जी उस केस में हम लोग पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करना है वो सिखाते हैं।
तो आप जी खुद भी सेल्फ पॉलिनेट करके और अपने, इसीलिए वो गिर जाते हैं क्योंकि वो पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं, जी है ना, तो वो अर्ली एज में गिर जाते हैं। तो वो आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी की जरूरत नहीं, आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर वो पॉलिनेशन के कारण गिर रहे हैं, नहीं होने के कारण, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद भी गिर रहा है तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उसका कम होगा। तो दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड लेट मी नो। जी सर। यहाँ हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। सर आप, अगर मुझे जैसे बहुत शौक है तो मुझे अगर इसके बारे में और पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ना चाहिए? देखिए, एज सच कोई लिटरेचर अवेलेबल तो बिल्कुल मैं कहूँगा अभी, मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई ट्राई टू राइट डाउन माय एक्सपेरिमेंट्स जी ओवरऑल। बट आप डॉक्टर कबीर, जो कविराज मैंने जिनके बारे में बताया, जी कविराज सर ने बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन किया है। उनके कुछ पर्टिकुलर रिसर्च पेपर्स जो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे एग्रो होम्योपैथी बाय डॉक्टर कविराज, आपको जी मिलेगा। उनका बुक भी है इससे रिलेटेड, एग्रो होम्योपैथी से रिलेटेड, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो एज सच कुछ, मैं लिटरेचर की बात करूँ तो एज सच बहुत अवेलेबल नहीं है। सर रिसर्च आप पेपर है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप ही लिख दीजिए। आई ट्राई टू। बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। यस। सर भाविका ने थैंक यू बोला है उसकी हेल्प करने के लिए। सो आज के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी तरफ से सर आपके लिए खत्म होते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी भी मेरे दिमाग में, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और आप भी बहुत बिजी हैं, आई नो। मैं लास्ट 5 मंथ से आपको स्टॉक कर रही हूँ, उसके बाद मुझे आपका आई एम सो सॉरी यार, विद दिस। अभी मैं आपको वो रिसेंटली बताया ना, मैं अभी 2 दिन पहले आई वाज इन वाराणसी, जी बनारस, और वहाँ के एयरपोर्ट डायरेक्टर से मेरी मीटिंग थी। तो एयरपोर्ट डायरेक्टर का भी एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें हम एग्रो होम्योपैथी से उनकी हेल्प करने वाले हैं। जी तो मैं वो डिस्कस करने वहाँ गया हुआ था, और उसके पहले हम लोगों ने इंदौर में भी ये सब प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी। सो थोड़ा वो सब चीजों में मैं लगा हुआ था, इसलिए मैं आई नो मुझे पता है बहुत बिजी हैं, इसीलिए व्यूअर्स मैंने बहुत मुश्किल से इनका टाइमिंग लिया है और बहुत जिद करके लिया है। तो मैंने बहुत वो क्या बोलते पेस्टिसाइड बन गई थी मैं इस बार, तो छोड़ना ही नहीं है इस चीज को तो। सो थैंक यू सो मच सर। मनीष जी ने भी थैंक यू बोला है आपको फॉर हिज हेल्प एंड फॉर हिज गाइडेंस। सो थैंक यू सर फॉर फ्रॉम द होल टीम ऑफ होम्यो हेल्थ, एंड आई रियली प्रे कि आपका ये प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट आपके सक्सेसफुल रहे, क्योंकि आपके सक्सेस के साथ हमारी होम्योपैथिक का सक्सेस भी इतना ही जुड़ा है। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इस ओपिनियन से, इस ऑब्जर्वेशन से भी आगे बढ़ते हैं कि होम्योपैथिक भले ह्यूमन बींग पे प्रूव हुआ है, भले होम्योपैथिक ह्यूमन बींग के ही लिटरेचर इतने अवेलेबल हैं, फिर भी वो ट्राई करते हैं। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि डॉग्स में, उनके पेट्स में वो लोग होम्योपैथिक यूज करते हैं एंड दे गेट एन एक्सीलेंट रिजल्ट, बट स्टिल ऑन एन प्लांट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। एज पर जैसे आपने लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज को इस तरीके से ऑब्जर्व करके जो यूसेज किया है, आई डोंट थिंक कि ये ऑब्जर्वेशन जल्दी से लाना बहुत इजी पड़ेगा। I usually use this observation field when I treat my skin patients, बराबर, जैसे एक्जिमा हुआ ये, तो वो मैं वहां ज्यादा यूज करती हूँ कि ठीक है ये ऑब्जर्वेशन है तो ये रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे एंड आई डू गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। बट on a plants when it needs a lot of connection between both of you, what मैंने जो आपकी बातों से समझा है कि प्लांट्स को महसूस करना बहुत जरूरी है, और वो महसूस करने के लिए आपका एक कनेक्शन, एक रिलेटिव की तरह कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इट्स अ गॉड ग्रेस फॉर यू कि आपको ये कनेक्टिविटी मिली है, और हो सकता है कि हम भी ये डेवलप कर सके फ्यूचर में। सो फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय होल टीम आई विश एंड गॉड ब्लेस यू फॉर दिस होल प्रोजेक्ट। एंड आप इसी तरीके से काम कीजिए, लेकिन जो भी आप काम कीजिए प्लीज वो लिटरेचर रखिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन को इस चीज का बहुत फायदा होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर पढ़ने के लिए, लेकिन प्लांट्स के ऊपर नहीं है, तो हो सकता है हम फ्यूचर जनरेशन को इसके आगे भी, इसकी इस प्रोजेक्ट में आगे कुछ अप्रोच मिले कि नहीं हम इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकें। Thank you so much, sir. And for the viewers, this month, I'm not coming with any other YouTube live. I'm very busy with my schedule. But on 7th of August, we are coming again with some exciting topic.
संडे को ही रहेगा आज की तरह, लेकिन 2 वीक के लिए कोई भी यूट्यूब लाइव नहीं है, लेकिन आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू पुट यू इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम माई साइड। तो यूट्यूब लाइव इस महीने एक ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ हम फिर 2 वीडियोस के साथ ही आएंगे। एंड कनेक्टेड रहिए। ये सेशन प्लीज सभी के साथ सब शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो न्यू है, स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सभी के लिए न्यू है। और सर का जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, सर से आप कनेक्ट कीजिए। एग्रो होम्योपैथिक के बेसिस पे उन्होंने बहुत वीडियोस, रील्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे रखा है, मैं खुद वहीं से उन्हें कॉन्टेक्ट कर पाई हूँ, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क ही इज डूइंग एंड द वे ही शोज कि आगे मतलब मेडिसिन देने से पहले क्या हालत थी, मेडिसिन देने के बाद क्या है, तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस लेवल वो आगे बढ़ेगा कि नहीं हम होम्योपैथिक से यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ऑलरेडी वो एक प्लांट्स ओरिएंटेशन से होम्योपैथिक की तरफ आए हैं, तो उनका नॉलेज और हमारे नॉलेज में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन हम भी वो ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो सर के साथ कनेक्ट कीजिए, सर आपको गाइड भी करेंगे। मुझे भी काफी चीजों में उन्होंने पहले भी गाइड किया हुआ है, एटलीस्ट वो मैसेज में रिप्लाई तो जरूर कर देते कि नहीं आप ये कीजिए, शायद आपको हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस सर, for all your efforts and doing something great for the homeopathy. I wish you all the best for all your works. Dr. Varsha, thank you so much for inviting me. आप हमारे चैनल के बारे में सर, डॉक्टर केतन शाह has joined us. He is a well-known homeopath of Ahmedabad and even in Gujarat, and he says thanks to our channel and even you for sharing your excellent results. And Bhavika again is thanking you for the wonderful knowledge you shared about the plantations. Thank you so much. Thank you so much. तो जाते जाते सर हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहें तो। मैंने आपको पहले भी कहा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने जो मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस देखे, आपने जो चीजें इंटरव्यू में किया है, दैट इज रियली रियली नीडफुल थिंग्स व्हिच यू डिड। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप एक बेसिक नॉलेज के साथ लोगों के साथ अवेयर कर रही हैं लोगों को। तो ये चीजें होम्योपैथ्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, नॉन होम्योपैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितना ये नॉन होम्योपैथ्स में जाएगा उनको होम्योपैथी उतना समझ में आएगा। और आज का एरा ऐसा है कि होम्योपैथी को अडॉप्ट करने वाले लोग ज्यादा है जी। काफी सारे लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि होम्योपैथी किस वे में काम करती है। जब वो ये समझ पाएंगे कि सेंसेशन क्या होता है, दूसरी मेथडोलॉजीज क्या होती है, तब हमारा काम और आसान हो जाएगा जी। हम और अच्छे से लोगों को ट्रीट कर सकेंगे। तो जितना अवेयरनेस आप होम्योपैथी के बारे में फैला सकते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे उतना अच्छा हम होम्योपैथी को आगे ले जा सकते हैं, उतना अच्छा हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। एक वेल बीइंग में लोगों के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। हम जितना अच्छा लोगों को समझ पाएंगे, लोग होम्योपैथी को समझ पाएंगे, हम उतनी अच्छी रेमेडीज उन तक पहुंचा पाएंगे। सो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब डॉक्टर वर्षा, एंड इसी तरह से काम करते रहिए। मेरी तरफ से कुछ भी आपको कभी भी लगेगा तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। और कोई और चीज अगर मुझसे आपको लगता है कि मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो यू कैन टेल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर। मैं तो यही चाहूंगी कि आप इसके ऊपर पूरा अपना लिटरेचर लिखिए। और दूसरा एक रिक्वेस्ट मैं कहूंगी कि आप जर्नल्स, होम्योपैथिक जर्नल्स में जरूर अपने एक्सपेरिमेंटेशंस को प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एडवाइस है, बट आई थिंक आपको जर्नल्स में लिखना चाहिए, तो काफी लोगों तक ये बात पहुंचेगी जो शायद मैं अपने चैनल से कुछ लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। पर बाकी ये एक एडवाइस, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला है, मैं एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स को लिखिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को बहुत हेल्प रहेगा। वेरी सून आई एम कमिंग अप विद दैट आल्सो, वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच सर। एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से आप हमारे चैनल पे फिर आइएगा, जब भी आपको टाइम हो तो आप फिर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम अलग नए क्वेश्चंस के साथ आपका दिमाग खाने आएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फ्रॉम द होल टीम ऑफ होम्यो हेल्थ। वी आर वेरी ग्लैड कि आप इतने अच्छे टॉपिक के साथ हम सबको आए, और मेरे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको थैंक यू, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को लेके बहुत एक्साइटेड थे। दे ऑल्सो केम कि ये ऐसा भी हो सकता है, तो आज उनके लिए भी एक नया टॉपिक एक्सप्लोरेशन के लिए, और शायद उनमें से काफी लोग आपको कभी फ्यूचर में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Dr. Varsha. Thank you all the viewers. We are signing off today, but definitely promise on 7th of August, we are coming with a very exciting topic and a speaker. And again, it would be a learning session for all of you. हमेशा कुछ exciting topic के साथ ही आऊंगी, लेकिन बीच में एक नया टॉपिक मैं अपने तरफ से अपलोड कर दूंगी. So प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार. सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, व्यूज की जरूरत है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए. तो और इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं और नए स्पीकर्स और टॉपिक्स को लेके आ सकती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.